हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्ट गुरु, योर गुरु इन नीड इंडीड। ये चैनल बनाया गया है क्लियर मिशन के साथ टू ब्रिंग क्लैरिटी टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस फॉर एवरी स्टूडेंट। We truly believe that one strong concept plus 10 targeted questions is far better than mugging up entire pages without understanding. और इसीलिए यहाँ रेक्टिफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ही हमारा गोल है। चाहे आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th के स्टूडेंट्स हो या फिर आपने मैथ्स लिया हुआ है 11th और 12th में, द कॉन्सेप्ट गुरु इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू रिवाइज, अंडरस्टैंड एंड आस्क डाउट्स एनी टाइम। मैं हूं आपका एजुकेटर विद 13 plus years of experience, trained hundreds of students across reputed schools and institutions. So I know that what students need from the teacher and what parents exactly expect from a teacher. यहाँ मिलेगा आपको आपके हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ और आप आपके डाउट्स कभी भी हमसे पूछ सकते हो। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो, अ वन शॉट फुल ब्रेकडाउन ऑन रियल नंबर्स फॉर क्लास 10th। पर ये अभी शुरुआत है। सो अभी के अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ साथ शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। लेट्स ग्रो टुगेदर कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट विद द कॉन्सेप्ट गुरु, योर गुरु इन नीड इंडीड। So friends, we are starting with the chapter number 1, real numbers, class 10th, math CBSE, and this is the weightage given in the board examination. It is of 6 marks and this is the syllabus and we will go according to the syllabus. So let's begin. हेलो गाइस, तो रियल नंबर्स चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का क्लास 10th का। तो रियल नंबर्स के बारे में हम जल्दी से बेसिक्स देख लेते हैं, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट आवर बेसिक्स शुड बी क्लियर, आवर कॉन्सेप्ट शुड बी डैम क्लियर। तो इसीलिए हम देखते हैं रियल नंबर्स का मतलब क्या है। तो देखो, मैं एक आपको बहुत सीधी सी लैंग्वेज में एकदम सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट के लिए है, अपने माइंड में एक चीज रख लेना। हाउएवर आपको डेफिनेशन कुछ बोल सकती है, आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट रियल नंबर्स के बारे में आप सिंपल सी एक बात जान लो कि आपने अब तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही होते हैं। हर कैटेगरी का नंबर जो आपने पढ़ा आज तक, आपने क्या क्या नंबर्स पढ़ लिया, आपने इंटीजर्स पढ़े, होल नंबर पढ़े, इवन नंबर्स पढ़े, प्राइम नंबर्स पढ़े, कंपोजिट नंबर्स पढ़े, डेसिमल पढ़े। तो जितने भी आपने आज तक के नंबर पढ़े हैं ये सब के सब रियल नंबर की कैटेगरी है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये रियल नंबर्स है तो अनरियल नंबर क्या होते हैं क्या कुछ अनरियल नंबर? तो उनको अनरियल नंबर हम टेक्निकली नहीं बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इसका कॉन्सेप्ट 11th ऑनवर्ड आता है इमेजिनरी नंबर का, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बुलाया जाता है। तो आपने अभी इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़े हैं, अंडर रूट ऑफ -1 कंडीशन आती है जिसमें भी वो इमेजिनरी नंबर्स हैं। इन नंबर्स के अलावा आपने जितने भी सेट ऑफ नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में दो तरीके की कैटेगरी जो यहाँ पे है, देखिए जैसे आपको पता होगा यहाँ पे यूज होने वाला है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को प्राइम नंबर्स तो पता ही होता है, हर किसी को पता होता है कि जिसका फैक्टर 1 और द नंबर इटसेल्फ है वो प्राइम है, ठीक है ना। जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड होगा, पर इन दोनों के अलावा वो और किसी से भी डिवाइड होगा नहीं। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा, पर इन दोनों के अलावा और किसी से भी डिवाइड होगा नहीं। 2 जो है एक बहुत ही यूनिक प्राइम नंबर है क्योंकि ये इवन भी है, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। इसके अलावा बाकी जितने भी आने वाले हैं सीक्वेंस में वो सब ऑड नंबर्स आने वाले हैं, पर 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। क्यों है सर ऐसा? क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से इटसेल्फ डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स। आई होप प्राइम नंबर्स तो सबको ही पता होता है, पर कंपोजिट नंबर जब आता है ना तो बहुत सारे बच्चे भूल कर जाते हैं उसे, क्योंकि उन्होंने बचपन से क्या सीखा हुआ है, प्राइम नंबर्स के बारे में ज्यादा सीखा हुआ है। एक सिंपल सा फैक्ट नहीं समझ में आता कि जो भी नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स है। जितने भी नंबर जो भी प्राइम नंबर्स नहीं है वो सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 8 एक कंपोजिट नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। अब चलो प्राइम और कंपोजिट के बाद हम देख लेते हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर भी वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, सच दैट P एंड Q
आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे में जब हम पढ़ते थे रैशनल नंबर्स, तब हम इन कंडीशंस को डायरेक्टली मान लेते थे, हम एक्सक्लूसिवली उसको दिखाते नहीं थे। बट जब आप बड़े हो जाते हैं, 10th क्लास में आ जाते हैं, यू हैव टू मेंशन ऑल दीज कंडीशन। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। तो जल्दी से देख लेते हैं को प्राइम नंबर्स क्या है। को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही हो, पर वो ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल एक आपको देता हूं, 2 और 3। वैसे तो ये दोनों प्राइम भी हैं और इनके बीच में कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 1। पर अगर मैं एक नॉन प्राइम नंबर भी ले लूं, जैसे कि 3 और 4, तो क्या ये को प्राइम है? यस, दे आर ऑल्सो को प्राइम। हाउएवर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट दीज टू आर को प्राइम। व्हाई सर? बिकॉज 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 3। 4 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 2। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, इनके बीच में, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। तो जिन भी दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है, दे आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर टू अस दैट रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं। साथ ही साथ P एंड Q का कंपलसरी को प्राइम होना जरूरी है एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आता नहीं है, मैथमेटिक्स इसको डिफाइन नहीं करती है। और आप खुद ही सोचिए कि जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप उससे किसी भी बड़े नंबर का डिवीजन कैसे कर सकते हो। तो डिवाइडेड बाय Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये तो बट ऑब्वियस कंडीशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में फिर फर्क क्या है, क्योंकि फ्रैक्शंस के बारे में भी हमने यही पढ़ा था कि वो पी वाई क्यू फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है, रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। आप एक पिज्जा लेके आए, उसके आपने 4 पीस कर दिए, तो एक पीस का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। क्या वो फ्रैक्शन -1/4 हो सकता है? एक पीस तो मिलेगा ना, तो -1/4 नहीं हो सकता। इसलिए फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में फर्क है कि रैशनल नंबर्स दे कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकते हैं, कैन बी नेगेटिव, बट फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। एक और रैशनल नंबर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो वो रिपीटिंग होते हैं, बट रिपीटिंग इधर पूरा नंबर रिपीट होता है या पैटर्न रिपीट होता है, मैं क्या बोल रहा हूं अभी आपको तुरंत समझा दूंगा। और या तो वो टर्मिनेटिंग होता है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का? बहुत सिंपल है, आपने बचपन में किए हुए डिविजन किए हैं ना, बस इसमें डिवीजन से ही ये चीज पता चल जाती है। जैसे कि हमने 3 को 2 से डिवाइड मार दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 1 जा 2, 1.0, 2 5 जा 10। आप देखो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहां पे ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे डिवीजन नहीं बढ़ रहा है, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। दैट इज वाई ये जो कैटेगरी है ये रैशनल नंबर की कैटेगरी कहलाएगी। मतलब 3/2 एक रैशनल नंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सर क्या हो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो? अगर ऐसा होगा तो उसको रिपीट होना, उसके पैटर्न को रिपीट होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो एग्जांपल हमने लिया 1/3, तो 3 से डिवाइड मार देते हैं 1 को, पॉइंट लगाओ, 3 3 जा 9, 1 फिर से पॉइंट ऑलरेडी है तो 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, 3 3 जा 9 फिर से 1 पॉइंट ऑलरेडी है तो 0 लगा सकते हैं, 3 3 जा 9। आप देखो कि ये वाला जो डिवीजन है ये कंटिन्यूअसली चलता ही जाएगा, मतलब 0.3333 डॉट 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 डॉट। You can clearly see that 3 is repeating here. So this is non-terminating, क्योंकि ये terminate नहीं हो रहा है। terminate मतलब end हो जाना, ये end नहीं हो रहा है, ये division चलता ही जा रहा है, but at the same time it is repeating, but repeating. So this is repeating, that is why अगर ऐसी कंडीशन आती है नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, तो वो नंबर भी क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। अब चलो ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाता है, पर कभी कभी क्या होता है सिर्फ नंबर नहीं पूरा पैटर्न ही रिपीट हो जाता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज यहाँ पे ऐसा है 1.0111111 और ये 11 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.011 बार, तो या फिर 1.01 बार ऐसा भी लिख सकते हो। इसका मतलब कि यहाँ पे पहले 0 आया पर उसके बाद कंटिन्यूअसली पैटर्न रिपीट हुआ।
तो ये भी कहलाएगा एक रैशनल नंबर। क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। सर अगर पूरा पूरा पैटर्न ही आ जाता जैसे 1.002 तो बट ऑब्वियसली इसको हम लिख देते 1.002 बार। मतलब बार का मतलब क्या हो रहा है? यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो जाता। और अगर ये ऐसा आ जाता, मान लो 1.001 और उसके बाद 3333 ऐसा हो जाता, तो भी ये नंबर क्या कहलाता? 1.0013 बार। जैसे ही बार लग जाएगा, जैसे ही रिपीटिशन आ जाएगा किसी भी डेसिमल में, तो वो कैटेगरी कहलाएगी रैशनल नंबर्स की। आई होप अब आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा रैशनल नंबर्स में। नहीं तो कभी कभी ये सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं ऐसा कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग में भी पैटर्न भी रिपीट हो सकता है, आफ्टर सम गिवन नंबर्स भी पैटर्न रिपीट हो सकता है, या फिर डायरेक्ट पूरा सीक्वेंस भी रिपीट हो सकता है। ये सब कैटेगरी है रैशनल नंबर्स की। तो चलो, आफ्टर डिस्कसिंग रैशनल नंबर, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या है? तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी जो है वो रैशनल नंबर्स की होती है। तो इसकी क्या होती है? टर्मिनेटिंग तो होता ही नहीं है, टर्मिनेटिंग तो 100% रैशनल नंबर ही होता है, तो इसका टर्मिनेटिंग से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात याद रखना। पर साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है, मान लो एक ऐसा नंबर आ गया, वो बोलेंगे सर मुझे तो यहाँ पे नंबर्स रिपीट होते दिख रहे हैं, 0 भी रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है। पर आप देखो ये सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, पहले 0 1 है, फिर 0 1 1 है, फिर 0 1 1 है, 0 4 times 1 है, मतलब पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है और नंबर भी जो है वो एक साथ रिपीट नहीं हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कैटेगरी है जो मैंने अभी आपको बताई। कभी भी कोई कोट करने के लिए आ जाए एग्जांपल, आप ऐसा कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो जब भी, अच्छा एक पाई है ना, हम बार बार पढ़ते हैं पाई 22/7, आप इसको एक काम करना, डिवीजन करना और डिवीजन करके चेक करना कि क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना इसका कि आपका आंसर क्या आया और क्या ये एक रैशनल है या फिर ये एक इररेशनल नंबर है। अगर सिंपल सी बात है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इररेशनल नंबर होगा। और जितने भी सर्ट्स हमने पढ़े, सर्ट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट वाले नंबर्स, ठीक है, क्यूब रूट वाले नंबर्स, ये सब सर्ट कहलाते हैं, फोर्थ रूट वाले नंबर्स, ये सब सर्ट्स कहलाते हैं। तो ऐसे सर्ट्स जो सॉल्व नहीं होते हैं, जिनसे हमें होल नंबर नहीं मिलता है, वो नंबर्स जो होते हैं, वो सर्ट जो होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सर सर्ट हमने पहली बार टर्म सुना है, एक्चुअली हम जब छोटे थे तो 9th क्लास में एक चैप्टर आता था सर्ट्स, तो उसमें हमें ये बताया गया था कि जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं उनको सर्ट्स बोलते हैं। और अगर मान लो अंडर रूट 3 आ गया, कैन यू सॉल्व इट फर्दर? क्या आप इसको 3 को इस अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। सो दिस इज एन इररेशनल नंबर। ऐसा कोई भी सर्ट जो सॉल्व नहीं होता वो इररेशनल है, याद रख लेना। अगर रूट 5 है तो ये भी एक इररेशनल नंबर है। सर अगर हमें मान लो ऐसा कोई नंबर आता है जैसे कि रूट 20, तो रूट 20 का मतलब क्या हुआ? 2 into 5, 4 5 20, जिसमें से एक पैर को बाहर निकाल सकता हूं मैं, तो 2√5, इसकी वैल्यू हो गई 2√5। सर ये तो पार्शियली सॉल्व हो गया, तो पार्शियली सॉल्व वाला क्या कहलाएगा? इररेशनल कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा? देखो पार्शियली वाले के साथ भी एक अनसॉल्व्ड सर्ट है, इसीलिए ये इररेशनल कहलाएगा, ये रैशनल नहीं कहलाएगा। तो जब तक अंडर रूट वाला नंबर पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता वो एक इररेशनल नंबर है। नाउ आई होप यू आर वेरी क्लियर दैट रैशनल और इररेशनल नंबर में क्या फर्क होता है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल रीच आउट टू ईच एंड एवरी इंक्वायरी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आपने स्लाइड में देख ही लिया होगा, हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और बहुत ही इजी होती है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एक्सक्लूसिवली सीबीएसई ने बार बार बहुत सारा सिलेबस जब एक्सक्लूड किया है तो इसको कंटिन्यू रखा है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सारे
क्वेश्चन उसके ऊपर बेस बहुत आसानी से कर सकोगे। अगर एक क्वेश्चन नहीं समझा, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, अच्छे से नहीं समझा, तो लाखों क्वेश्चन भी करोगे तब भी कोई क्वेश्चन हटके आ गया तो नहीं कर पाओगे एग्जाम में। इसीलिए पहले थ्योरम अच्छे से समझो और थ्योरम के बाद आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो पहले जान लेते हैं इसका स्टेटमेंट। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स irrespective of order of the prime number। तो इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंटीजर होगा ग्रेटर देन 1, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर होने दो जो ग्रेटर देन 1 है, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम करके दिखा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, सपोज 2 है तो इट कैन बी रिटन एज 1 into 2। वैसे 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बट दिस इज प्राइम। तो 2 को हम 2 के फॉर्म में 1 into 2 लिख के दिखा सकते हैं। 3 को हम 1 into 3 लिख सकते हैं। 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं। 5 को हम 1 into 5 लिख सकते हैं। 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं। तो जहां पे 1 कंपल्शन है वहां तो चलो लिख के दिखाना पड़ रहा है। अनलेस एंड अदरवाइज आई थिंक दैट यू हैव गॉट द मीनिंग कि कोई भी नंबर होगा जो ग्रेटर देन 1 है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स दिखा सकते हैं। अभी इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 1 तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, तो 2 ही है तो 2 को 2 के फॉर्म में दिखा दिया, 3 को 3 के फॉर्म में दिखा दिया, 4 को 2 into 2, ये 2 प्राइम नंबर्स हो गए। 5 को अगेन 5 के फॉर्म में दिखा दिया। 6 को हमने 2 into 3, 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो इस तरीके से कोई भी नंबर होगा जो ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स में दिखा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर्स। आप यहां पे 6 को 2 into 3 लिखो या फिर 3 into 2 लिखो, ऑर्डर चेंज कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। सो ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखाना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को जो कि ग्रेटर देन 1 है और ऑर्डर उसमें मैटर करता नहीं है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ बिफोर वी गो टू द एग्जांपल जो हम लेने वाले, आपने स्लाइड में भी देखा कि 210 को हम डिस्कस करने वाले हैं, बट 210 से पहले मैं आपको कोई एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज 30, तो 30 के हम फैक्टर्स बनाते हैं 2 into 5 into 3, 10 into 3 30। इसको हम सीक्वेंस कैसा भी लिख सकते हैं, अभी अभी बताया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर आप कैसा भी लिख सकते हो, 2 into 3 into 5 भी लिख सकते हो। देखो इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखा दिया, ठीक है। इसको सर हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, 10 into 3 भी तो लिख सकते थे। यस हम लिख सकते थे 10 into 3, बट 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज व्हाई वी हैव स्प्लिट इट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं ऑफ 210 एंड वेरीफाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका करना है? 210 का करना है, और उसके बाद ये जो थ्योरम है इसको भी वेरीफाई करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे, वो हम दिखा देंगे एक सीक्वेंस में। उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से चेक करेंगे कि उन प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से क्या हमें वापस आर वी गेटिंग बैक 210 और नॉट। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, तो 210 के हम चलो फैक्टर्स निकाल देते हैं फटाफट। 2 से कर देते हैं पहले, 2 10s are 20, 2 5s are, फिर 5 से कर देते हैं, 5 2s are 10, 5 1s are 5, फिर 3 से कर देते हैं, 3 7s are 21, फिर 7 से कर देते हैं, 7 1s are 7। तो अब ये तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। 210 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, इसको मैं सीक्वेंस में लिख देता हूं, 2 into 3 into 5 into 7। तो फ्रेंड्स जल्दी से देख लीजिए, आपने फैक्टर्स निकाले 210 के। आई होप आपको फैक्टर्स अच्छे से निकालने आते हैं। तो 210 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं।
और ये रहे, ये सब फैक्टर्स हैं उसके 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 13 35 42 17 105 एंड 210। ये तो आ गया क्वेश्चन आपका, ये बच्चों का क्वेश्चन है 7th 8th 6th क्लास में सब हम सीखते हैं। उसके बाद आपको बोला गया कि इस थियरम को आपको वेरीफाई करना है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो पहले आपको उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा एज पर फंडामेंटल थियरम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स of 210 is, तो प्राइम फैक्टर्स ले लो 2 into 3 into 7 into और कोई है यहाँ पे देखो 5 है, 5 रह गया तो पहले 5 लिख देते हैं, सीक्वेंस में लिख देते हैं। वैसे ऑर्डर चेंज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके आप देखोगे 2 3 6 6 5 30 30 into 7 210। तो ये हो गया इसका वेरिफिकेशन दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ओनली एक्सक्लूसिवली। So friends, we are proving that root 2 is an irrational number. root 2 एक irrational number होता है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं और उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो वन बाय वन आप सीख लीजिए कि पहले हम यूज करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम शुरुआत में ही गलत एज्यूम कर लेते हैं, आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा ये, और बाद में हम बताते हैं कि हमारा एजम्पशन गलत था और उस बेसिस पे हम सही प्रूफ जो है वो करते हैं। तो रूट 2 जो एक एक्चुअल में इरेशनल नंबर है उसको हम मानेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। तो रूट 2 को हमने माना, एज्यूम किया इज अ रैशनल नंबर। लेट कर लेंगे यहाँ पे, तो लेट लिखना बहुत जरूरी है। लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब आपको पता ही है कि अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो वो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, और मैं यहां पे लिख देता हूं दैट रूट 2 इज इक्वल्स टू p बाय क्यू फॉर्म। अब p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी रैशनल नंबर जो है जो p बाय क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है वो को प्राइम नंबर्स से बनता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होते हैं। सर ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो, वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। आप इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया, 0 से आप डिवाइड कर ही नहीं सकते हो, वो नॉट डिफाइंड है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो ये कंडीशन लिखनी बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स पक्के पक्के कट जाएंगे आपके। अच्छा, एक आपको एग्जांपल भी देता चलूं कि p एंड q को प्राइम है, तो जनरली लोगों को कंफ्यूजन ये होता है, उनको लगता है कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही प्राइम नंबर्स होने जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 3, एक नंबर लिया 4, तो these are also co-prime numbers. However, this is not a prime number, but these two are co-prime numbers क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 3 और 4 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 से 3 भी डिवाइड हो जाता है, 4 भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर co-prime numbers. Now we are moving forward in this question. तो p और q हमने को प्राइम नंबर्स मान लिए, ये फॉर्मेट हमने लिख दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। स्क्वायर कर दोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आपने ऐसा किया तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब रूट 4, दैट इज 2। तो कोई भी स्क्वायर रूट होता है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो नंबर हमें वापस मिल जाता है। सो स्क्वायरिंग करने के बाद रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा and this will become p square by q square। हम क्या करेंगे, ये ट्रांसपोजिंग कर देंगे, q को यहां लेके चले जाएंगे, तो 2q square is equals to p square। अब ये स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से देखो, p square is 2q square, मतलब p जो है वो 2 into q square है और 2 से मल्टीप्लाइड है। तो दुनिया में कोई भी नंबर जो 2 से मल्टीप्लाइड होता है वो इवन नंबर होता है। दैट मीन्स p square is an even number। और अगर p square even है तो p भी even होगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, तो अगर 4 even है तो 2 भी even ही होगा। So if p square is even, p is also an even
नंबर। इस रिजल्ट पे फोकस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पी को हमने क्या प्रूव करा है? एक इवन नंबर प्रूव किया है। नाउ अगर कोई भी नंबर इवन है तो वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। मैंने अभी आपको बोला था P इक्वल्स टू, उसको कोई भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में दिखा दिया। सर आपने x क्यों लिया, y क्यों नहीं लिया, z क्यों नहीं लिया? कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 2 के मल्टीपल में हमने दिखाया है। क्यों दिखाया सर? क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया है कि P इज एन इवन नंबर। तो अब क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे, ये ऊपर की ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसमें इस P की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 2q स्क्वायर, ये एज इट इज ही रहेगा, इक्वल्स टू P की जगह हम ये पुट करने वाले हैं 2x स्क्वायर। अब इसको ओपन भी यहीं कर देते हैं, तो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब आप क्या करो, ये जो 2 है इसको ट्रांसपोज कर दो यहां पे, तो q स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय 2। दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है, दैट मींस क्यू स्क्वायर भी एक इवन नंबर बन चुका है। क्यों सर बन गया है? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है। 2 से मल्टीप्लाइड कोई भी नंबर अगर होता है तो वो एक इवन नंबर होता है। सो वी कैन से therefore क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर। और मैंने अभी अभी आपको बताया था अगर स्क्वायर इवन है तो नंबर भी इवन ही होगा। दिस इंप्लाइज Q इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो हमने अल्टीमेटली Q को और P को दोनों को इवन नंबर प्रूव कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अगर इवन नंबर है तो इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और है, वो है 2, एंड देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम। क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। देखियो, हमने एज्यूम किया था कि ये दोनों को प्राइम है, बट ये दोनों निकले इवन नंबर। सिंस बोथ P एंड Q आर इवन नंबर्स, सो दे आर नॉट को प्राइम। तो सिंस P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर, हमारा एजम्पशन हो गया गलत। तो हम लिखेंगे आर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। और हमने एजम्पशन किया क्या था? हमने एजम्पशन किया था दैट √2 जो है, ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर एजम्पशन किया हुआ है हमने, √2 इज अ रैशनल नंबर। और अभी अभी हमने प्रूव किया दैट हमारा एजम्पशन गलत था, और हमारा एजम्पशन था कि √2 इज अ रैशनल नंबर। सो √2 इज एन इरैशनल नंबर। क्योंकि अगर हमारा एजम्पशन था कि वो रैशनल है और वो गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर हमारा एजम्पशन गलत हो गया रैशनल का, तो वो इरैशनल होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी तरीके का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पिंग करें, मैं आपको क्लैरिटी दूंगा इसके ऊपर। आपको छोटे से छोटा कोई भी डाउट अगर नहीं आता, इन केस यू डोंट नो एनी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑल्सो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक इस रियल नंबर चैप्टर में, एंड इट इज लाइक एक्सटेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर्स, रेडिकल पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था, यू हैव द एक्सटेंशन ऑफ द सेम थिंग इन क्लास 10th। और उसमें आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको 2 थ्योरम सिखाना चाहते हैं, और थ्योरम के थ्रू वो आपको रैशनल या इरैशनल नंबर है, दे वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो आप बोलेंगे कि हाउ कैन द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के थ्रू हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, हाउ विल वी आइडेंटिफाई दैट द नंबर इज ईदर रैशनल नंबर और एन इरैशनल नंबर। सो दिस इज व्हाट दीस 2 थ्योरम्स टेल्स अस अबाउट। तो चलिए इन 2 थ्योरम्स के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं वेदर द फ्रैक्शन इज ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट थ्योरम है, इफ द नंबर इज गिवन इन P by Q form such that Q is represented in the form 2 raised to power n, 5 raised to power n। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ये क्लियर हो जाएगा, इससे घबराना नहीं। n और n दीज आर जस्ट पावर्स, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जस्ट पावर्स है,
कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, सो यू विल गेट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लीजिए कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे कि सपोज आपने ले लिया ऊपर 3 और नीचे हमने ले लिया 2 और 1 का कॉम्बिनेशन, सपोज 2 रेज़ टू 1 5 रेज़ टू 2, सपोज ये ले लिया। तो ये जो है, अगर आप इसको डिवीजन करने जाएंगे, इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट हैज टू बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। 100% ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? ये हो जाएगा 3, सपोज इसको 2 इंटू 5 स्क्वायर लिया हमने, तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 25 मतलब 50। अब चलिए 50 से इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। 0.0 डिवीजन नहीं होगा, ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक 0 आ जाएगा। 56 300, ये देखिए आप 0.06 वैल्यू आ गई एंड इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ क्या हो अगर इंडिविजुअल 2 और इंडिविजुअल 5 भी आए, तो सर क्या ऐसा पॉसिबल क्या 3 के नीचे अगर सिर्फ 2 आ गया, तो सर क्या ये 2 इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि इसमें तो 5 दिख ही नहीं रहा है। ये भी इस फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो 5 नहीं दिख रहा है वो 5 रेज़ टू पावर 0 के फॉर्म में है। और आपको पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इस कारण से ये 2 इंटू 5 रेज़ टू 0 था, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब कि 3/2। तो जब भी अकेला इंडिविजुअल 2 है या फिर इन द सिमिलर लाइन अगर इंडिविजुअल 5 है, सपोज ऐसा है, तो इसका मतलब जो 2 एग्जिस्ट कर रहा है वो 2 रेज़ टू पावर 0 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। 5 तो 5 रेज़ टू पावर 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो इस कंडीशन में भी यू विल गेट टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि वो कंडीशन है यही, अलग नहीं है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुद्दे को समझ लेते हैं। मुद्दा ये है कि अगर आपको ये फॉर्म मिल गया डिनोमिनेटर में, यू आर गोइंग टू गेट द टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर श्योर। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू द थियरम नंबर 2। थियरम नंबर 2 क्या बोलती है कि अगर एक नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म में है और वेयर q is not in the form 2 raised to n 5 raised to m, अगर वो इस फॉर्म में नहीं है, then 100% you are going to get नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर 2 and 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है, या फिर 2 अकेला है और उसके साथ कोई ऐसा नंबर है जो 5 नहीं है, जैसे कि 3 है 7 है, कोई भी नंबर होने दो, अगर वो इस कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो 100% यू आर गोइंग टू गेट अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम 1/3 ले लें, तो आप देख सकते हो यहां पे ये वाला फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इसको डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.333, चलता जाएगा ये डॉट 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 0.3 बार हो जाएगा। सो आई होप आई एम क्लियर इन दिस लाइन कि अगर ये फॉर्मेट नहीं मिलता है, मैच नहीं होता है ये क्राइटेरिया, तो यू आर गोइंग टू गेट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, उसका डेसिमल कभी भी रुकेगा नहीं, इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर Q का फॉर्म नॉट इक्वल टू, रिमेंबर नॉट इक्वल टू 2 raised to power n 5 raised to power m है। अच्छा, n और m को पॉजिटिव इंटीजर्स होना जरूरी है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये चीज नहीं है, पॉजिटिव होना जरूरी है। तो अगर Q का फॉर्म ये नहीं है, तो ये पक्की बात है कि ये हमें रिजल्ट क्या करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल करेगा। मैंने अभी अभी आपको बताया। पर इसमें भी 2 कैटेगरीज होती है नॉन टर्मिनेटिंग में। एक होती है रिपीटिंग, जो कि रैशनल नंबर की ही कैटेगरी है, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, और दूसरी होती है नॉन रिपीटिंग। दिस इज इररेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज इररेशनल नंबर। So the question again arises कि sir how would we find out whether the non-terminating decimal expansion is repeating or it is non-repeating? So the answer is very simple कि अगर आपका Q जो है, डिनोमिनेटर जो है, वो भले ही 2 और 5 के फॉर्म में नहीं हो, बट वो किसी भी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो,
सपोज 3 हो और 7 हो, ये दोनों ही प्राइम है, इसका कुछ भी पावर हो सकता है, इसका भी कुछ पावर हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, सो इट इज गोइंग टू गिव यू रिपीटिंग डेसिमल। आप चाहे तो ये करके देख लीजिए, आपके कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, खुद से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये डिनोमिनेटर जो है ये प्राइम नंबर्स के फॉर्म में है या द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में है, यू आर गोइंग टू सर्टेनली यू आर गोइंग टू गेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट अगर ऐसा नहीं है, so you know then it is going to be non-terminating and non-repeating expansion। और non-terminating non-repeating expansion जो है वो कहलाता है एक इररेशनल नंबर। क्या कहलाता है? इररेशनल नंबर कहलाता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक, ये वाला जो हमने पार्ट किया वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रेडिकल एक्सपोनेंट थ्योरम के थ्रू हमने ये फाइंड आउट करा कि वेदर वी आर गोइंग टू गेट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगा और नॉन रिपीटिंग कैसे आएगा वो भी हमने जाना। सो फ्रेंड्स, लास्ट के 2 टॉपिक्स रह गए हैं जो आपने स्लाइड में देखा ही होगा, मैंने शेयर की थी इनिशियली। उसमें था प्रूफ दैट एल्जेब्रिकली द इररेशनैलिटी ऑफ नंबर्स लाइक √2, √3, √5, 3 + 2 √5 एटसेट्रा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि ऑब्वियसली हमने एक बार, मैं आपको पहले √2 की इररेशनैलिटी प्रूफ कर चुका हूं, आपने देखा कि वो कैसे होती है। सिमिलर तरीके से ही √3 की भी होगी। नाउ व्हाट इज दिस एल्जेब्रिकली? एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है? एल्जेब्रिकली का मतलब ये होता है कि जब भी हम एल्जेब्रा की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, तो इस तरीके के प्रूफ्स को एल्जेब्रिकली बोला जाता है, एल्जेब्रिक मेथड बोला जाता है। तो लेट अस डू इट राइट नाउ। हम प्रूफ करते हैं। देखिए, ये हमने कर लिया। ऑन द सिमिलर लाइंस ये भी हो जाएगा और √5 भी हो जाएगा। तो जैसे √2 किया था बस उसी तरीके से √3 भी होने वाला है, √5 भी होने वाला है। इनफैक्ट ये भी उसी लाइन पे होने वाला है, 3 + 2 √5। पर क्योंकि ये थोड़ा अलग दिखता है इसलिए लेट अस डू इट। करना वही है, फिर से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की तरफ जाना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब क्या कि पहले हम गलत एज्यूम करेंगे और बाद में बोलेंगे कि हमने तो गलत एज्यूम कर लिया था, तो सही ये होगा। लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 को आप किस फॉर्म में दिखा सकते हो? a/b या p/q फॉर्म में दिखा सकते हो। a/b थोड़ा ज्यादा फैमिलियर लगता है तो a/b लिख दिया। वेयर यहां कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी है। तो ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स की। हमने यहां पे रैशनल नंबर की कंडीशन लिख दी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां से इस 3 को हटाना है, और क्योंकि हम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं तो हम ट्रांसपोजिंग नहीं करेंगे। बस ये छोटी छोटी बातें, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप इसको +3 है यहां लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। बट हम ऐसा नहीं दिखा के, पता है हम क्या करेंगे? हम सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स कर देंगे। तो सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 3 + 2 √5 -3, और यहां हो जाएगा a/b -3। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। बस यही यूक्लिड की प्रॉपर्टी यहां पे लगा दी हमने। ये हो जाएगा आपका 2 √5, और इसमें ये एलसीएम ले लेता हूं मैं। एलसीएम के लिए मैं तो क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं इसे। तो 3b और नीचे ये, और यहां पे 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन नीचे लिख देते हैं, b × 1 इज b ओनली। तो ये आ गया। अब क्या करते हैं? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, यही कर देते हैं, थोड़ी जगह कम हो रही है इसलिए। तो 2 √5 था, यहां पे डिवाइड 2 से मार दिया, और ये a - 3b था तो यहां पे भी 2 से डिवाइड किया तो 2b हो गया। अब ये कट गया,
तो हमारे पास आ गया √5 LHS में, और यहां आ गया a-3b/2b। नाउ फ्रेंड्स आप देखिए RHS जो है वो इंटीजर्स से बना हुआ है, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर नंबर से। दैट मीन्स दिस पार्ट इज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर। a-3b/2b इज अ रैशनल नंबर, एंड सिंस ये जो है इसके साथ √5 के साथ इक्वालिटी में है, तो √5 ऑल्सो हैव टू बी अ रैशनल नंबर। यहां लिख देते हैं सिंस a-3b/2b is a rational number, hence √5 is also a rational number, but this contradicts the fact, तो आपको लिखना है but this contradicts the fact that √5 is irrational, hence अब जगह नहीं है तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूं, hence our assumption was wrong, हमारा assumption गलत था। हमने जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, that 3 + 2 √5 is a rational number। तो यहां पे हम बोल देंगे thus our assumption was wrong, therefore 3 + 2 √5 is an irrational number। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो बहुत सिंपल है, बेसिक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज का यूज करना है और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमें सिंपली प्रूव कर देना है जो हमारा एजम्पशन था वही गलत था, एंड हेंस हमने जो एज्यूम किया था उसके अपोजिट, मतलब हमने किया था रैशनल नंबर, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर। चलो जाते जाते एक बोनस क्वेश्चन और करवा देता हूं फटाफट। सपोज आपको प्रूव करने को आ जाए, प्रूव दैट 3√5 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। 3√5 आ गया, मतलब 3 × √5, तो देखिए एक सर्ड आ गया इसके साथ, 3 के साथ 3 एक और नंबर है, √5 इज द सर्ड, दोनों का मल्टीप्लीकेशन देता है आपको इरैशनल नंबर। हमें तो पता ही है ये, पर हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हम फिर से एज्यूम कर लेंगे, देखो फिर से वही रास्ता चलेंगे हम। लेट अस एज्यूम दैट 3√5 इज अ रैशनल नंबर। So we will assume that 3√5 is a rational number, and since it is a rational number, hence we can write it in a/b form, where a and b are co-prime numbers and b is not equal to 0. Also, अगर बहुत टेक्निकली दिखाना है तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं that a and b belongs to the set of real numbers. तो चाहे तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो, टेक्निकली ज्यादा अच्छा लगता है, but the thing is same. अब हमें क्या करना है, फिर से हम क्या करेंगे, ये यहां से इसको आइसोलेट कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो ये वाला तो पहले से भी इजी होने वाला है। देखो आप, क्यों मैं बोलता हूं बार बार कि एक कॉन्सेप्ट सीखोगे उसके दम पे आप हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा क्लिक, थोड़ी सी हिंट चाहिए रहती है। आई एक्सेप्ट दैट थिंग। तो यहां पे भी हम ऐसे कर देंगे, a/b था, यहां 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, देखो यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, बैलेंस आउट हो गया। नाउ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम √5, और ये हो जाएगा आपका a/3b। अब फिर से आप देखो जो RHS है, राइट हैंड साइड है, ये दोनों इंटीजर से बनी हुई है, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, दोनों डिवीजन फॉर्म में है, दैट मीन्स एंड दोनों को प्राइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज व्हाई a/3b is a rational number। अगर ये रैशनल है, RHS रैशनल नंबर है, तो LHS क्योंकि इक्वालिटी में है इसलिए उसको भी रैशनल नंबर ही होना पड़ेगा। Therefore √5 has to be a rational number, but this contradicts the fact। क्या फैक्ट क्या है कि √5 एक इरैशनल नंबर है, ये फैक्ट है, but this contradicts the fact that √5 is an irrational number, hence our assumption was wrong। हमने जो स्टार्टिंग में assumption किया था, let us assume ये रहा, वो wrong हो गया, and therefore 3√5 is also an irrational number, because हमने assume क्या किया था, हमने assume किया था कि 3√5 एक rational number है, और हमारा assumption तो गलत हो गया, तो that means 3√5 is an irrational number।
अच्छा, इसमें है ना, आपके देखो, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं, पर भाई मैं छोटा था ना, तो मेरे मन में तो आता था कि सर ये हमने जब √5 पहले हमें इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा ना। √5 ये कॉम्बिनेशन में आया है, 3 into √5 आया है, तो आपने तो √5 को डायरेक्टली इरेशनल मान लिया। √5 को पहले हम इरेशनल प्रूफ करते हैं, फिर हम बताएंगे कि 3 into अगर 3 मल्टीप्लाइड विद एनी इरेशनल नंबर बिकम्स एन इरेशनल नंबर। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीक्वेंस वाइज ये पढ़ा है, जिसमें हम ऑलरेडी इन तीनों को इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं। एंड दैट इज वाई हम यहां पे ये मान के चलेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है। यहां पे √5 अगर वो कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे पहले आया 3 + 2 √5, अभी आया 3 √5, तो ये कॉम्बिनेशन में आ गया ना सर्ड, तब आपको अलग से सर्ड को इरेशनल बताने की जरूरत नहीं है, तब आपको ये प्रोसेस से आगे बढ़ना है। सो फ्रेंड्स, यहां पे ये चैप्टर हमारा कॉन्सेप्ट लेवल पे हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिमेंबर द की इज कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से किया तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, और अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो नंबर आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इस चैप्टर में बहुत वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट हर क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट्स के आगे पीछे ही घूमता है, तो आप इनकी करिए प्रैक्टिस। एंड इन केस इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही साथ मुझे ये जरूर बताइए कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। हमारा ये फर्स्ट वीडियो था द कॉन्सेप्ट गुरु में ऑन यूट्यूब, तो प्लीज आप बताइए कि आपको कैसा लगा। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन आवर चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज विद्या बांटने से ही बढ़ती है। So this is your own channel, The Concept Guru, your guru in need indeed. साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि नेक्स्ट चैप्टर मैं लेके आ रहा हूं पॉलिनोमियल्स, जिसमें एक लेक्चर में हम पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने आपको बोला था, दिस लेक्चर वाज आल्सो लेस देन 1 आवर। तो यूट्यूब में मैंने देखा है कि रियल नंबर चैप्टर्स 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में समझाया गया है, बट हमारे साथ आप सेम चैप्टर विद द राइट कॉन्सेप्ट समझेंगे लेस देन 1 आवर में। सो मिलेंगे फिर से पॉलिनोमियल्स के लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।